Hello, my dear students. As all of you know that in ecology, environment and biodiversity आप लोगों के सिलेबस में है, डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस में है, स्पेशली एफए अगर हम देखेंगे उस वाले एग्जाम के सिलेबस में भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी है। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज सेशंस ऑलरेडी कराए हैं वीएलडब्ल्यू के टाइम, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको वो टेलीग्राम जो है ग्रुप है वहाँ पे भी प्रोवाइड करूँगी और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप उससे जो है एमसीक्यू सेशंस कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो कंपोनेंट है वहाँ पे। तो हम बिल्कुल हर एक चीज़ देखेंगे आज, ओशन एसिडिफिकेशन होती कैसी है और क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ओशन एसिडिफिकेशन जो है, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा, 10th तक हमें पढ़ते हैं एसिड और बेसिस का, उसमें पीएच वैल्यू हम पढ़ते हैं। पीएच वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, जितना जैसे न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल 7 पे होता है, 7 वैल्यू पे न्यूट्रल होता है। जितना एसिडिक ज्यादा होता जाएगा कोई चीज, उतना पीएच वैल्यू कम होता जाएगा, यहाँ की ओर आएगा 6, 5, 4, 3, ठीक है, इतना यहाँ की ओर आ जाएगा। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक है चीज, ठीक है। और जितना 7, 8, 9 या 9.5, 10, 11, 14 तक जितना ऊपर चला जाएगा उतना बेसिक है चीज, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना चीज क्या है, एसिडिक, और पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना क्या है, वो बेसिक है, ठीक है। शाबाश, ये इतना याद रखा, ये तो हमने सब ने पढ़ा है 10th तक। तो ओशन एसिडिफिकेशन को हम इविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं या अदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओशन एसिडिफिकेशन है ना, इट इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द अर्थ्स ओशन। जो अर्थ के ओशंस होते हैं ना, उनका जो पीएच डिक्रीज होता है ना, उसी को हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। जो हमारे ओशंस है, ओशंस में क्या होता है, पानी होता है। हमारे ओशन वाटर का जब पीएच लेवल कम जाएगा ना, पीएच लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि उनका पीएच लेवल ओशन वाटर का क्यों डिक्रीज होता है? काज्ड बाय द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है ना, उसकी वजह से हमारे ओशन वाटर्स का जो पीएच लेवल कम होता जा रहा है। और आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या हो रही है, प्री इंडस्ट्रियल एरा जो हमारा था वहां उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अभी भी बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, उतना हमारे ओशंस का पीएच कम होगा, उतनी ज्यादा ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। बोला जाता है कि 30 to 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना, किससे, ह्यूमन एक्टिविटी से, चाहे इंडस्ट्रीज से, चाहे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी से 30 to 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जितना भी होता है रिलीज एटमॉस्फेयर में, उसका 30 to 40% डिजोल्व होता है ओशन, रिवर्स और लेक्स में, ठीक है। दैट मीन्स उसका जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसका 30 to 40% डिजोल्व कहाँ पे होता है, ओशंस में, लेक्स में और रिवर्स में, ठीक है। तो आज ओशन एसिडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, एक ही दफा इसको अच्छे से समझ लो। To achieve chemical equilibrium, some of it reacts with the water to form carbonic acid। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला है, H2O वाटर की फॉर्मूला है, और ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है, कि ठीक है। देखो ये हो गए, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ। जब CO2 मिलेगा किससे, वाटर के साथ, H2O के साथ, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा, ये तो 2 H है ना, ये H2 और ये एक C है C, और O, 2 O यहाँ पे है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे O3, H2CO3 हो गई ना बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे C एक है, एक C है, 2 H है, 2 H है, 2 और 1 हो गया 3 O, और 3 O यहाँ पे है। तो क्या बन गया कार्बोनिक एसिड, राइट, यहां तक ठीक है, शाबाश। तो जब ये रिएक्शन होती है
टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, कुछ एक्स्ट्रा कार्बनिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उससे ओशन एसिडिटी बढ़ जाती है। बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन जब मिलता है तो उससे ओशन एसिडिटी बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे इसको याद रखा होगा थ्योरी में, लेकिन आपको केमिकली अगर आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जब CO2 प्लस H2O मिलता है, वो कार्बनिक एसिड बनाता है। और कार्बनिक एसिड जो होता है ना, वो वीक एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। ठीक है। और इस एसिड के ये जो एसिड होता है ना कार्बनिक एसिड, ये यूजुअली डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयंस, H प्लस निकलता है वहां से, हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये फिर टूट जाता है, ये वीक एसिड है, इसमें HCO3 माइनस और H प्लस निकलते हैं। ठीक है। तो ये टूट जाता है और जो ही H प्लस H हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है, pH वैल्यू कम हो जाता है और ओशन क्या हो जाते हैं, एसिडिक बन जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल इकोलॉजी में कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होने से ओशंस एसिडिक बनते हैं। तो कैसे बनते हैं मैंने आपको दिखाया कि जैसे कार्बनिक एसिड बहुत वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है, pH लेवल कम हो जाता है। तो अब ओशिनिक एसिडिफिकेशन को जो है कम करने से या उससे बचने के लिए हमें CO और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है और पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो दैट इज द ओनली मीन्स टू रिड्यूस ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन जो है उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है। इसमें रिएक्शंस भी डायग्रामेटिकली दिखा के हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि जब फ्री हाइड्रोजन आयंस होते हैं यहाँ पे, इससे pH वैल्यू कम होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बनिक एसिड बनता है और कुछ फ्री हाइड्रोजन आयंस होते हैं। और जो कार्बनिक एसिड है ना, ये भी फिर डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है। गॉट इट? ओके। अब एक तरफा देखे है, नॉर्मली आप देख लीजिए सी वाटर जो है उसका जो pH होता है ना वो 8 के अबो होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओशनिक एसिडिफिकेशन हुई है, यहाँ पे 8 से कम हो रहा है तो इसलिए ये एसिडिक वाटर बन रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये लेट 1800s की है, जब प्री इंडस्ट्रियल एरिया की है, जब इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल जो है एरा है, जब इंडस्ट्रीज बढ़ गई, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो भी बढ़ गया। ठीक है। शाबाश। और भी एक चीज है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होती है, वो है जब यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होगा जब न्यूट्रेंट रिच वाटर, जो वेस्ट वाटर है ना, जो वो वाटर बॉडीज में आता है वेस्ट वाटर, वो न्यूट्रेंट रिच जब होता है उससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। जब न्यूट्रेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं वाटर में, उससे एल्गीज बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। जब यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गल ब्लूम होता है, फ्लैक्टन ब्लूम्स होते हैं, तो वो ब्लूम क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होती है और सिंक टू द सी बेड। और रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग द एल्गी लीड्स टू अ डिक्रीज इन सी वाटर ऑक्सीजन। तो जब एल्गल ब्लूम होता है और उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल जो है, बायोलॉजिकल BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है वाटर में। ठीक है। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाती है और उससे भी pH लेवल डिक्रीज होता है, क्योंकि जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहले ब्लूमिंग होती है, उनको रेस्पिरेशन के टाइम वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो उससे भी pH लेवल फिर कम होता है। ठीक है यहाँ तक? ओके।
अगर हम देखेंगे, देखो पीएच स्केल की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला 0 to 14 होती है पीएच की जो स्केल होती है ना, वो 0 to 14 होती है। 7 जो है ना, 7 हो हम मानते हैं न्यूट्रल, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। जितना 7 से नीचे चला जाएगा उतना एसिडिक बनेगा, जितना 7 से ऊपर होगा उतना अल्कलाइन या बेसिक बनेगा। ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे, 8.2 था उस टाइम पे, जो हमारा ओशन वाटर था उसका पीएच था 8.2, और अभी उसके बाद हम देखेंगे 8.1 पहुंचा। आप बोलोगे कि मैम 8.2 से 8.1 इट्स अ माइन्यूट थिंग, इट्स अ माइन्यूट गैप, बट इन अगर पॉइंट्स में एसिडिटी पीएच चेंज होता है ना, वो बहुत होता है। जैसे रेक्टर स्केल पे हम बोलते हैं ना कि जैसे अगर हम 0.1 का फर्क होगा वो 100 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर 8.2 है फिर 8.1 पहुंचा, ये 100 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो माइन्यूट चेंज से भी बहुत ज्यादा जो है बुरे असरात पड़ सकते हैं। ठीक। क्योंकि हमारे ओशंस में और बायोडाइवर्सिटी भी है, मैरीन प्लांट्स है, मैरीन एनिमल्स हैं, तो उन पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। फिर पहले पहले ये भी बोला जाता था कि ओशन जो है ना वो कार्बन सिंक्स है, वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो फ्री ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। बट विद टाइम देखा गया ये कि इस पे ये जो ओशन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, उससे स्लोली स्लोली इतनी वार्मिंग हो गई है और ओशन की केमिस्ट्री ही चेंज हो गई है। दैट्स वाई इट इज डेंजरस, राइट। और जितना नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड एक ओशन स्टोर कर पाएगा, वो कैपेसिटी फिर इसकी डिमिनिश होती जा रही है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन देख लीजिए। सबसे ज्यादा थ्रेट है ये तो प्लास्टिक पोल्यूशन हो, ओवर फिशिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या एसिडिफिकेशन हो, इट इज थ्रेट टू मेरीन लाइफ। जो पानी में जो जितने भी जानदार हैं उनके लिए थ्रेट है। ओशन एसिडिफिकेशन विल अफेक्ट कोरल्स। कोरल्स के शेल्स जो होते हैं ना, CaCO3 के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब एसिडिटी इंक्रीज होती है तो वो शेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और मिलियंस ऑफ स्पीशीज, तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनके घर होते हैं समंदर के नीचे कोरल्स के बने हुए। जब ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा, वो कोरल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, उनके घर ही टूट जाएंगे, तो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और जो कोरल रीफ से जब वो इरोड हो जाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी इरोड हो जाएंगे एज कंपेयर टू कितने टाइम में उनको बनने में लगता है, तो उतने जल्दी फिर वो बनेंगे नहीं। तो इसमें पूरी जो फूड वेब है, मैरीन फूड वेब, उस पर असर पड़ सकता है। कुछ एल्गीज या सी ग्रासेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा भी होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके फिर ग्रोथ करते हैं। लेकिन फिर वो क्या, एक टाइम ऐसा आता है वो सनलाइट को छोड़ते ही नहीं है फिर अपने नीचे, और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीचे होते हैं फिर उनके लिए सनलाइट भी ज़रूरी होता है, तो फिर डेड जोन्स बनते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और आपको पता है फिशिंग इंडस्ट्री है हमारी, और मेरीन एक बहुत सारा रिसोर्सेज हैं हमारे, तो उस पर भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है। एक और फिनोमेना जुड़ा है इसके साथ, वो फिनोमेना क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सल्फर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो ओशन से इमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ DMS, इन द फॉर्म ऑफ DMS। DMS क्या है, डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड। फाइटोप्लैंक्टन्स जो हमारे वाटर्स में होते हैं, ओशंस में होते हैं, सीज में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, वही इमिट करते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड। तो जो सल्फर एटमॉस्फेयर में होता है ना, वो ओशन से आता है और फिर रिएक्ट होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और यूजुअली फिर वो क्लम्प्स इनटू एरोसोल्स एंड माइक्रोस्कोपिक एयरबोर्न पार्टिकल्स, उससे क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं।
aerosols seed the formation of clouds which help cool the earth by reflecting sunlight. जब क्लाउड्स बनते हैं ना और ऊपर से क्या आती है, सन रेज आती है, सन से ऊपर सन रेज आती है, ऊपर जब क्लाउड होता है ना तो ये क्लाउड्स इसको रिफ्लेक्ट करते हैं बैक, तो उससे हमारी अर्थ जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अर्थ कूल रहती है. लेकिन अब अगर ओशन एसिडिफिकेशन होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे और वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे डीएमएस या कम प्रोड्यूस करेंगे डाइमिथाइल सल्फाइड, तो जो सल्फर एरोसल्स को बनने के लिए सल्फर जरूरी होता है. अब सल्फर ही नहीं है, एरोसल्स ठीक से नहीं बनेंगे और एरोसल हेल्प करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं ठीक से होगी. जब क्लाउड फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी, जो सनलाइट आती है तो उससे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी जब फ्यूअर क्लाउड्स होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं मेरीन सिस्टम में, ओशंस में, वो डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं और ये उसमें जो सल्फर होता है वही एटमॉस्फेयर में चला जाता है. एरोसल्स बनते हैं उस सल्फर से और एरोसल्स हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. अब जब ये ओशन एसिडिफिकेशन होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स सही नहीं रहेंगे, डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं होगा, एरोसल्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे. जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स का एक बड़ा रोल होता है, जब सन रेज होती है क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्ट करता है सन रेज को, और अब जब क्लाउड्स ही नहीं, ये सन रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएंगे और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई. वंस फॉर ऑल आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के बारे में भी यहीं पे पढ़ लेते हैं. आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के, क्लाउड सीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ईदर ड्राई आइस और मोर कॉमनली सिल्वर आयोडाइड एरोसल्स, याद रख लेना, इनटू द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड्स टू ट्राई टू स्टिमुलेट द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस एंड फॉर्म रेन. जब बारिशें नहीं होती ना तो आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की जाती है. उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें ड्राई आइस यूज किया जाता है या सिल्वर आयोडाइड एरोसल को यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है. क्वेश्चन आता है कि क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग में क्या यूज किया जाता है, ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है. क्या स्टिमुलेट करने के लिए, प्रेसिपिटेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, सो दैट कि रेन हो. सिंस मोस्ट रेनफॉल स्टार्ट्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल्स फ्रॉम द सुपर कूल्ड क्लाउड ड्रॉपलेट्स इन द अपर पार्ट्स ऑफ क्लाउड्स, द सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स आर मेंट टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू आइस पार्टिकल्स. तो सिल्वर आयोडाइड भी क्या करता है, ये इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइस पार्टिकल्स. उससे क्या हो जाती है, उससे क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेन होता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या सीखा. हमने देखा कि जब प्री इंडस्ट्रियल एरा था उस टाइम पे फैक्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया उतना फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ भी हो गया. जितने फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो गए उतना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में उतने टेम्परेचर बढ़ने लगे. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है. जब हमारी सन से क्या होता है, जब हमारी सन रेज आती है और फिर यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये ट्रैप करता है इन रेज को, ये इनको बाहर नहीं जाने देता, इनको अंदर वापस धकेल देता है. उससे टेम्परेचर राइज होता है. और अगर टेम्परेचर अगर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है इस एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो ओशन होता है वो एज अ कार्बन सिंक एक्ट करता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल और बढ़ेगी, उससे क्या होगा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कार्बनिक एसिड बनाता है, वो एक वीक एसिड होता है. हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं जिससे ओशन एसिडिफिकेशन होता है. ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन से जितने भी शल वाले ऑर्गेनिजम्स है, कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी कॉरल्स होते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं और इन टर्न जो है एक तो हमारी जो फूड वेब है मैरीन सिस्टम की वो भी ख़राब हो जाती है, और एज अ कार्बन सिंक वाला जो कैपेसिटी होता है ओशन का वो भी ख़त्म हो जाता है. तो ओशन एसिडिफिकेशन इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि क्लाउड्स भी नहीं फिर बनते हैं, और जब क्लाउड्स नहीं बने तो अर्थ कूल भी नहीं रहेगी और बारिशें भी नहीं होगी. तो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स होते हैं, और जब मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स होते हैं उससे जो वाटर लेवल है इंक्रीज होती है, और जब वाटर लेवल इंक्रीज होती हैं फ्लड्स होते हैं, और उससे जो कोस्टल एरियाज़ है या आइलैंड कंट्रीज है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे साइक्लोन्स है, सुनामीज है, हरिकेन्स है, वो होते हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स.